नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी से मैं आप आज ले रहा हूँ आपकी संविधान की क्लास। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे मित्रों, बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं राष्ट्रपति का पार्ट 1 और आज हम राष्ट्रपति के प्रारंभिक अनुच्छेदों की बात करेंगे। कितने अनुच्छेद हैं शुरुआती जो राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए आवश्यक है। देखिए गौर से, पहला अनुच्छेद है 52, राष्ट्रपति। इसी में दिया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। इन सारे अनुच्छेदों को आप नोट कर लेना, पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे आप, और मैं कुछ अनुच्छेद नीचे से मिटा दूंगा आपको समझाने के लिए। पहला अनुच्छेद है 52। इसमें कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अर्थात जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं वो निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। अनुच्छेद 55 में दिया है निर्वाचन की रीति, अर्थात किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में दिया है पद की अवधि क्या होगी। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है उसी पद पर। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी शर्तें हैं योग्यता में जिन्हें शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। इसी क्रम में आप एक अनुच्छेद 62 लिख लेना, अनुच्छेद 62 भी लिख लेना, इसको मिटा दिया जाएगा इसलिए आप नोट कर लेना। ये है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के विषय में है, पद की रिक्तता के विषय में है, पद की रिक्तता के विषय में है। और एक अनुच्छेद और हमें लेना होगा, अनुच्छेद 71। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होगा तो वह विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव संबंधी विवाद, इसमें दिया है चुनाव संबंधी विवाद, याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट में ही होगा इसकी सुनवाई राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है। अब हम आते हैं 1 बाय 1 इन सारे अनुच्छेदों की परीक्षा करते हैं और क्या क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। आप मित्रों पेन पेंसिल लेकर बैठना। हम लोग जो प्रश्न डालते रहते हैं उनके जवाब दिया करो, ये इंटरेक्टिव बनने के लिए डालते हैं मित्रों, और उन प्रश्नों का अपने आप में महत्व भी है। तो अब हम ये देखते हैं अनुच्छेद 52 क्या है। इन चीजों को एक एक करके मैं मिटा देता हूं ताकि स्पेस बन जाए और हम डिस्कशन कर पाए चीजों का। अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है मित्रों कि अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे। राष्ट्रपति 52 में दिया है राष्ट्रपति होंगे और ये कार्यपालिका के प्रधान होंगे, ये भी दिया है। और भारत का जो राष्ट्रपति है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। तो अगर बात ये आती है कि राष्ट्रपति भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है, तो सिंपल बात है अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया है और वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, ये भी अनुच्छेद 52 में कहा गया है। 52 की बात खत्म हो गई। अब हम लोग करते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, तो अनुच्छेद 53 में दिया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी और इस शक्ति का उपयोग या तो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसका उपयोग या तो खुद करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। ये अनुच्छेद 53 में दिया है, इसे मिटा देते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल से क्या मतलब है, निर्वाचक मंडल को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल
कॉलेज। इसका मतलब है ऐसे लोग का समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं, ऐसे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं, उन लोगों को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं? पहली बात कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और 3, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सभी। और चौथा और है यहाँ पर दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। याद रखना है, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। जो लोग केवल निर्वाचित सदस्य हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिल्ली एवं पांडिचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, और केवल इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज समझनी है, जो दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य हैं, ये प्रारंभ से नहीं शामिल किए गए थे। इनको 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 70वां याद लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने के लिए। ये बात खत्म हो गई। अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा। इसे हम मिटा देते हैं। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा मित्रों, याद करते रहा करो। इसे याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग, जो भी लोग हमारी क्लास कर रहे हैं, और उन लोगों को अगर हम बात करें कि जितना भी संविधान करा दिया है, क्या आपको वो पूरा संविधान याद है? क्या आप उस सारे संविधान को सुना सकते हैं अपने किसी भाई बंधु को या मुझको? यदि हाँ, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा। और यदि नहीं सुना पा रहे हैं मित्रों, तो आप याद रखना कि अभी सिलेक्शन से बहुत दूर है। तो कुछ भी करें आप, लेकिन याद करने की प्रक्रिया जारी रखें। जितना भी पढ़ें उसको रोज याद करें और रोज रिवाइज करें। बस इसी से सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आप चूक जाएंगे। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आपको सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। चलिए, इलेक्टोरल कॉलेज हमने कर लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में दिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो इसमें मित्रों पहली बात तो आपको ये समझनी है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में पहली बात आपको ये समझनी है। मैं पॉइंट बना देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पहली बात, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं होता है, जनता सीधे मत नहीं डालती है। वह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है जिसमें जनता सीधे मत नहीं डालती है। जिसमें जनता सीधे मत डालती है वह चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ये भी अपने नोट में लिख लेना। अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जिन लोगों को हमने पहले चुन लिया है, जो विधानसभा में जा चुके हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जा चुके हैं, वो इसमें मत डालते हैं।
दूसरी बात है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, गुप्त मतदान की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तीसरी बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है। और लास्ट बात है इसके बारे में कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष होता है राष्ट्रपति का चुनाव, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब होता है कि सभी विधानसभाओं के सदस्य और संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है। एक बहुत सामान्य भाषा में, सामान्य से बात में अगर इसको समझना चाहें सीधे सीधे, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है विधान सभाओं के सभी सदस्यों का मत मूल्य बराबर संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य। बस बहुत सिंपल सी बात है, यही लिख लेना कि इसमें ये रीति अपनाई जाती है कि भारत में जितनी भी विधानसभाओं के सदस्य हैं उनके मत का मूल्य संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य के बराबर होना चाहिए। इस तरह की विधि अपनाई जानी चाहिए। इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहते हैं। इसमें इसे समतुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी में समतुल्यता का सिद्धांत और समरूपता का सिद्धांत अपनाया जाता है। इसी को, ये एक ही बात है लगभग मोटे तौर पर, इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को ये कहा जाता है। मैं समझा देता हूं। और तो यहाँ पर एक और जो दूसरी बात है, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका मतलब होता है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक लोग खड़े हैं तो हर व्यक्ति जो वोट डालेगा वो एक से ज्यादा मत देगा, हर व्यक्ति को वरीयता क्रम में मत देगा। अर्थात मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर दोनों खड़े हैं तो एक ही आदमी ए को भी मत देगा और बी को भी मत देगा। तो वह कह सकता है कि भाई अगर दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो पहले मैं ए को पसंद करूंगा फिर बी को पसंद करूंगा। दूसरा व्यक्ति कह सकता है नहीं मुझे तो बी पसंद है, तो अगर बनेगा तो पहले दृष्टिकोण में मैं बी को चाहूंगा फिर ए को चाहूंगा। इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो आप मोटे तौर पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ही समझ लें। यहाँ पर एक चीज और आवश्यक है, तेजी के साथ मैं बता देता हूं क्या चीज आवश्यक है। विधान सभा के सदस्य का मत मूल्य के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर होगा राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के सदस्य गुणा 1000। इससे निकाला जाता है विधानसभा के एक सदस्य का
मत का मूल्य। और यहीं पर मैं लिख देता हूं संसद के एक सदस्य का मत मूल्य। इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। आप इस फॉर्मूला को लिख लेना। यहाँ पे विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। याद रखना, यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्यों को ही कंसीडर किया जाता है। ये टॉपिक खत्म हुआ। अनुच्छेद 55 क्या है? अनुच्छेद 55 खत्म हुआ। बात करते हैं अब अनुच्छेद 56 की। संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद की अवधि। राष्ट्रपति के पद की अवधि। तो यहां पर बात की गई है कि राष्ट्रपति के पद की क्या अवधि होगी। याद रखना है आपको, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेंगे। पहली बात है कि वो अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेंगे। उनका जो चुनाव होता है, उनका जो निर्वाचन होता है, वह 5 वर्ष के लिए होता है। और यदि वो चाहें तो 5 वर्ष से पहले अपना इस्तीफा 5 वर्ष से पहले अपना इस्तीफा त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये इसी में कंडीशन दी गई है। और ये इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका मतलब अनुच्छेद 56 में ही दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि वे संविधान का अतिक्रमण करें, संविधान के अनुकूल काम न करें, तो उनको 5 वर्ष से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 56 क्लॉज 1 में दिया गया है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक पुराने राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। और ये थोड़ा गलत हुआ, जब तक मतलब जो पुराने राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले आवश्यक रूप से नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अनुच्छेद 56 क्लॉज 1 में दिया गया है कि किसी भी हालत में पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 56 और क्लॉज 1 में दिया गया है। इसे मिटा देते हैं मित्रों। इसके साथ साथ इससे संबंधित आता है एक अनुच्छेद 62। हम यहाँ पर ही अनुच्छेद 62 को और अनुच्छेद 56 को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तब समझ में आएगी। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद की रिक्तता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 3 आधार हैं। कैसे रिक्त हो सकता है? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो रिक्त हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो रिक्त हो जाएगा, त्याग पत्र के माध्यम से भी रिक्त हो जाएगा, और यदि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दें तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। देखिए, मृत्यु से रिक्त हो जाएगा, त्याग पत्र से रिक्त हो जाएगा और महाभियोग से
रिक्त हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना आवश्यक है, करा लिया जाना चाहिए। और इस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। अनुच्छेद 62 में ही दिया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तरह काम करेंगे। ये बात अनुच्छेद 62 खत्म हुआ, इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 56 खत्म हो गया। अनुच्छेद 57 में दिया गया है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब है कि पुनः निर्वाचन का मतलब है कि चाहे तो वह राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितने बार लड़ सकता है। तो इसका उत्तर वैसे तो होता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इस विषय में, संख्या के विषय में संविधान मौन है। इसमें संविधान कुछ भी नहीं कहता है। उसमें पुनः निर्वाचन है कि पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 57 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में दिया है राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो सिंपल है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और ऐसा ही है ना, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। ये राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। और इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेगा उसके 50 और 50 100 लोग कम से कम ऐसे होने चाहिए संसद के जो उसे जानते हों और जो उसकी सिफारिश करें। तो कहा गया है कि 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। खत्म बात। राष्ट्रपति की योग्यताएं देखिए। अब देखिए अनुच्छेद 59 के बारे में देखिए। अनुच्छेद 59 में दिया गया है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। वेरी सिंपल बात है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है, घर मिलता है। खत्म कहानी। अनुच्छेद 60 में दिया है राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ का याद रखना है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में दी है। यह अनुसूची संख्या 3 में राष्ट्रपति की शपथ नहीं दी है, याद रखना है आपको। अनुच्छेद 60 में दी है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग की रीति। अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग की रीति क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? अनुच्छेद 56 में दिया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में दिया है कि राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाने की रीति क्या होगी। पहली बात तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जाएगा कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करें। उन्हें 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी कि आपको पद से हटाया जाना है। वो अपना पक्ष रख सकते हैं 14 दिन में तैयारी करके। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों ही सदनों में इनके महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है और प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जाती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को पास दोनों सदनों में से पास कराया जाता है और इस प्रकार से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है।
और था एक अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। अगर कोई विवाद है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ये अनुच्छेद 71 में मिलता है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमने अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 और 61 के साथ फिर अनुच्छेद 62 और 62 के साथ अनुच्छेद 71। तो हमने आज संविधान के अनुच्छेद किए 52 कड़ेपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अनुच्छेद किए। हमारे प्रयास कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएं मित्रों। नोट्स बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी तरह प्रसन्न रहें, अपनी नौकरी लगाएं। इसी बार हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मित्रों। धन्यवाद।